प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरत शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 के लिए जो अध्याय अपना चल रहा था पिछले वीडियो में उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछला अध्याय उस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। तो उसमें अपने जो बात की थी उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। आज अपने पास क्रम विनिमयता, उस दिन था संवृत गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता क्या है उसको देखना है। तो सबसे पहले फिर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने पास प्राकृत संख्याओं के लिए चेक करना है, फिर अपने पूर्ण संख्याओं के लिए चेक करना है, और उसके बाद पूर्णांकों और परिमेय संख्या के लिए अपने चेक करेंगे, जैसे हमने संवृत गुणधर्म को किया था। तो प्राकृत संख्याएं अपने को पता है प्रिय विद्यार्थियों, 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर के 1 के अंतर से आगे बढ़ती जाती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और 1 के अंतर से आगे बढ़ती जाती है। पूर्णांक है वो माइनस अनंत से आते हैं और 1 के अंतर से, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे चलते हैं। और परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो परिमेय संख्या यानी जिनको भिन्न रूप में अपने दर्शा सकते हैं, और जिसके अंश और हर है वो पूर्णांक हो। कहने का मतलब परिमेय संख्या है वो पूर्णांकों का अनुपात होती है, परिमेय संख्या है वो पूर्णांकों का अनुपात होती है। तो आज इन्हीं सब संख्याओं के लिए अपने क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो मैं कोई दो प्राकृत संख्या ले लेता हूं। क्रम विनिमयता क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, क्रम विनिमय। क्रम मीन्स होता है स्थान और विनिमय मीन्स अपने मान लेते हैं कि बदलना। स्थान बदलने पर किसी संख्या के मान में यदि कोई फर्क नहीं आता है योग के लिए या घटाव के लिए, तो उसके लिए वो क्रम विनिमयता है। तो कुछ एक उदाहरण से अपने इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं योग के लिए क्रम विनिमयता चेक करता हूं किसकी, प्राकृत संख्याओं। कोई दो संख्या आपको अपने मन से लेनी है, परंतु ध्यान ये रखना है प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो अपने पास मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर लिख देता हूं, प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी और अनंत तक जा रही है। आपको प्रिय विद्यार्थियों इसमें से कोई एक संख्या उठानी है। तो मैं सबसे पहले सपोज कीजिए इसमें से उठा लेता हूं 3, और इसके साथ एक संख्या और उठानी है आपको, मैं उठा लेता हूं 5। तो योग के लिए चेक कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों इसमें अपने को योग का निशान लगा देना है। तो अब आप बता सकते हैं 3 में 5 जोड़े तो कितना आएगा, 3 में 5 जोड़े तो 8 आएगा। तो ये आ गया 5। अब देखिए क्रम विनिमयता के अंतर्गत अपने को क्या करना है, अपने को इनके स्थान बदलने हैं। क्रम विनिमय, क्रम यानी क्रम बदल दो, स्थान बदल दो, विनिमय यानी बदल देना। तो क्रम विनिमय नाम से पता चलता है, क्रम स्थान विनिमय माने बदल लेना। तो इनका स्थान बदल देते हैं। 3 में 5 जोड़ा है, अब मैं क्या करता हूं 5 को यहां लिखता हूं आगे और 3 को इसके बाद लिखता हूं। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब तो 5 में 3 जोड़े तो भी 8 है, 5 में 3 जोड़े तो भी 8 आएगा। तो चाहे तो मैं 3 में 5 जोड़ूं, चाहे मैं 5 में 3 जोड़ूं, 8 आता है। इसका मतलब इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। दोबारा देख लीजिए, इसे क्या रिवाइज कर देता हूं, क्रम विनिमय, स्थान बदलना। तो मैंने 3 में 5 जोड़ा 8 है, 3 में 5 जोड़ा 8 है, फिर मैंने क्या किया, स्थान बदल दिए। 5 को तो 3 की जगह लिख दिया और 3 को 5 की जगह लिख दिया। तो 5 में 3 जोड़ा तो भी 8 है। तो मेरे कहने का मतलब इसका मान है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए प्राकृत संख्या है वो योग के लिए क्रम विनिमय होती है। प्राकृत संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, व्यकलन यानी घटाव। कोई दो संख्या लेनी है आपको, प्राकृत संख्या लेनी है। सपोज कीजिए मैं ले रहा हूं आपके पास 5 और 2, इनका घटाव करना है। 5 और 2 इनका घटाव करना है। तो 5 में से 2 घटाया, 5 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये मैंने लिखा 3। 5 में से 2 घटाया तो मेरे पास आ गया 3। अब देखो क्रम विनिमयता की जांच करनी है अपने को, तो इनके स्थान बदल दो आप। ये संख्या 2 है और ये 5 है, मैंने 2 की जगह 5 लिखा और 5 की जगह 2 लिखा। और घटाव के लिए चेक करनी है, घटाव। अब बच्चों क्या उत्तर आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब अपने यदि देखें तो इसमें देखिए आपके पास 5 है वो तो ऋणात्मक है, 5 है तो ऋणात्मक है, 2 है वो धनात्मक है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए का कर्जा है और यहाँ पर उसके पास 2 रुपए उसने कमा लिए हैं, तो अब उसका कर्जा रहेगा, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी संख्या है, यानी निशान वो आएगा जिसका मान ज्यादा होता है। तो इसमें यहाँ पर ये माइनस की ये प्लस, तो इसका वैल्यू ज्यादा है। ये 5 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का निशान आएगा, तो बड़ी संख्या का निशान आ गया। तो माइनस का 5। अब बड़ी संख्या कितनी बड़ी है, 5 में से 2 घटा दो, 3 अंक बड़ी है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब की बार इसमें यहाँ पर 3 आया था, ये -3 आया।
क्या 3 और -3 बराबर होते हैं? अपने संख्या रेखा पे देखा था, इधर की संख्या बड़ी होती है, इधर की संख्या छोटी होती है, तो 3 और -3 में तो बहुत अंतर है। तो अपने कह सकते हैं कि घटाव के अंदर यदि प्राकृत संख्याओं में स्थान बदल देते हैं तो वो संख्याएं, उनका जो मान है बदल जाता है, इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं होती है। प्राकृत संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही मैंने 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, और 2 में से 5 घटाया तो माइनस का 5 है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान आता है, तो माइनस का वो कितनी बड़ी है यदि इनमें घटा के देख लेंगे तो 5 में से मैंने 2 घटाया तो 3 आ गया। तो मेरे को ये पता लग गया कि 5 में से 2 घटाऊं तो 3 आता है, 2 में से 5 घटाऊं तो -3 आता है, जो कि अपने को पता है 3 है वो बड़ा है, -3 है वो छोटा है, क्योंकि 3 है वो संख्या के रेखा के इधर है 0 से, और -3 है वो 0 के इधर है, तो इधर की संख्या छोटी होती है और इस साइड की संख्या बड़ी होती है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसका मतलब घटाव के लिए प्राकृत संख्याएं हैं वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते। चलिए गुणा के लिए चेक करते हैं। अब देखिए मैं कोई 2 संख्या लेता हूं यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिया है 6 और 4। 6 को 4 से गुना करेंगे क्या आएगा? 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्रम विनिमयता में क्या करना होता है अपने को? क्रम विनिमय में स्थान बदलने होते हैं। तो चलिए 6 की जगह क्या लिखना है अपने को? 4 लिखना है, और 4 की जगह 6। तो 4 गुना 6 कितना होता है? 4 गुना 6 भी 24 होता है। इसका मतलब इसके मान में कोई अंतर नहीं आया है। तो प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय होती है। प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय होती है। अब चलिए भाग के लिए चेक करते हैं। मैंने कोई 2 संख्याएं लिए, मान लीजिए 5 और 3 लिया है। 5 में 3 का भाग देंगे, 5 में 3 का भाग देंगे तो 5/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 5/3 आ जाएगा। अब अपने को क्रम विनिमय यानी स्थान बदल देने, तो चलिए मैं स्थान बदल देता हूं। अब मैंने 3 में 5 का भाग दिया, तो प्यारे विद्यार्थियों अब की बार है 3/5। क्या 5/3 और 3/5 बराबर है? क्या 5/3 और 3/5 बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, इनके मान अलग अलग हैं। तो अपने को पता है कि 5/3 है और ये 3/5 है, जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके मान में अंतर है। इसलिए प्राकृत संख्याएं वो भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। तो इस तरह आपने देखा कि प्राकृत संख्या है वो योग गुणा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, तो अपने देखते हैं प्राकृत संख्या है वो योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमयता का पालन करती है, और घटाव और भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। इसी तरह अब आगे अपने बढ़ेंगे। अब की बार अपने प्राकृत संख्याओं के बाद कौन सी संख्याएं आई थी आपको याद होगा, उनके लिए क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। तो प्राकृत संख्याओं के बाद अपने पास पूर्ण संख्याएं आई थी। प्राकृत संख्याओं के बाद अपने पास पूर्ण संख्याएं आई थी। तो पूर्ण संख्याओं के लिए अपने इन्हीं सबको दोबारा जांच करेंगे। तो योग के लिए पूर्ण संख्याओं का मैं थैला आपको याद हो तो वो वापस निकाल लेता हूं। ये लो पूर्ण संख्याओं का थैला है बच्चों, ये अपने पास मैंने पूर्ण संख्याओं का थैला है वो निकाल लिया है। इसमें बहुत संख्याएं हैं, अनंत तक संख्या इस थैले में भरी पड़ी है। ये एक बहुत विशाल थैला है। तो चलिए बच्चों इसमें से कोई 2 संख्या आपको उठानी है। तो मान लीजिए मैं इसमें एक तो शून्य उठा लेता हूँ और एक 7 उठा लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, योग के लिए चेक करना है, तो 0 और 7 इसके बीच में योग का निशान, जोड़ का निशान लगा दिया। अब मैंने देखा 0 में यदि 7 जोड़े, 0 में यदि 7 जोड़े तो क्या आएगा? अपने को पता है 0 में किसी संख्या में यदि 0 जोड़ते हैं तो संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर पुनः अपने पास 7 आ जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्रम विनिमय के स्थान बदल देता हूँ। तो प्यारे बच्चों 7 में यदि 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 में 0 जोड़े तो वापिस 7 ही आएगा। तो चलिए ये अपने मान फिर 7 आ गया। तो अपने देखा इसमें स्थान बदल रहे हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। मैं और भी एक उदाहरण ले सकता हूँ, जैसे 2 में 3 जोड़ दो, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या आएगा? 5 आएगा। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा। तो इसका मतलब अपने इन दोनों उदाहरणों से ये देखा कि पूर्ण संख्याओं के लिए यदि अपने संख्याओं का स्थान बदल दें, इसके लिए योग के लिए, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए ये क्रम विनिमय होती है, यानी क्रम विनिमयता का पालन करती है। तो चलिए विद्यार्थियों अब वैकलन के लिए यानी घटाव के लिए कोई तरीका अपने अपना करके देखेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए मैं इसमें एक तो लेता हूं आपके पास 5 और एक मान लीजिए मैं 4 लेता हूं, इसका घटाव करता हूं।
5 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, साधारण सी बात है, 5 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास 1 आएगा, तो मैंने लिख दिया 1। अब क्रम विनिमयता में क्या करना होता है, आपको याद रह गया होगा आपको, क्रम विनिमयता में स्थान बदलने होते हैं। तो चलिए विद्यार्थी मैं स्थान बदल देता हूं। अब आप जान चुके होंगे 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, आप बता सकते हैं 4 में से 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है निशान, बड़ी संख्या का निशान कौन सा है, तो बड़ी संख्या का निशान यहाँ पर ऋणात्मक है, माइनस है, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया है। बड़ी संख्या है वो कितनी बड़ी है छोटी संख्या से, तो 5 में से 4 घटाने पर अपने को पता लग जाएगा, तो ये आ गया 1। तो विद्यार्थियों आप जान चुके होंगे 1 और -1 बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। 1 बड़ी संख्या है, -1 है वो छोटी संख्या है, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या है वो घटाव के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। आपने ये जान लिया, ये निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों कि पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यकलन के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। चलिए अब गुणा के लिए कोई दो संख्या इसमें से उठा लीजिए। चलिए मैं उठा लेता हूं 5 और 4। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 का गुणा यदि 4 से करेंगे तो बच्चों 20 आएगा, तो ये मैंने लिखा 20। और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो क्योंकि क्रम विनिमय स्थान बदल दिया तो भी 20 आएगा। तो अब आप बता सकते हैं क्या ये गुणा के लिए क्रम विनिमय है या नहीं है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा हाँ, गुणा के लिए क्रम विनिमय होती है। अब चलिए भाग के लिए कोई दो संख्या उठाता हूं मैं यहाँ से 8 और 2 उठा ली। 8 भाग 2 यानी 8 में 2 का भाग दिया तो बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। 8 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 4 आएगा। जबकि मैंने 2 में 8 का भाग दिया तो ये देखिए 2 के पड़े से कट रहे हैं तो ये आ गया 1/4। तो ये तो है 4 और ये 1/4 यानी चौथा हिस्सा, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा जो होता है, जैसे 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसे, ये तो 4 रुपए एक तरीके से और ये 25 पैसे है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो कहने का मतलब इनके मान बराबर नहीं है। तो ये संख्याएं अपने पास, जैसे आपने प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा, सिर्फ इनमें एक शून्य का अंतर है, पूर्ण संख्याओं में एक शून्य ज्यादा है। तो वो नियम यदि अपने प्राकृत संख्याओं के लिए याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। ये भी अपने पास योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है, पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए नहीं करती है, गुणा के लिए करती है और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, कहने का मतलब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह अपने पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा कि ये योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय होती है और अपने पास व्यकलन और भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। तो चलिए बच्चों, ये अपने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब आप जान चुके होंगे मैं कौन सी संख्याएं लिखने वाला हूँ, क्योंकि आपने पहले जो संख्याएं पढ़ रखी है उसी के क्रम में मैं निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं मैं कौन सी संख्या लेके आऊंगा जिसके लिए क्रम विनिमयता की जांच करूंगा। तो हाँ, अब मैं पूर्णांक लेके आ रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे पास है पूर्णांक। तो पूर्णांकों का थैला आपको याद होगा, बहुत बड़ा थैला है। इसमें माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं विद्यमान है। ये देखो, इसमें माइनस अनंत से लेकर के इधर -200, -100, -50 इस तरह से ये संख्याएं आ रही है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये बहुत बड़ा थैला है जिसमें कुछ एक संख्याएं अपने को नजर आ रही है। इसमें बहुत अनंत संख्याएं हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसमें से कोई दो संख्या अपने को उठानी है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें जो योग के लिए चेक करता हूँ वो ले लेता हूँ। कोई दो संख्या उठा लीजिए आप, 3 और -2। निशान माइनस की संख्या तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। अब किसके लिए चेक करनी है, इसको गुणा के लिए, सॉरी योग के लिए चेक करनी है, तो योग का निशान। तो बच्चों सबसे पहले आपको निशान चेक करना है। यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस से है, प्लस का गुणा पहले माइनस से आपको ब्रैकेट खोल लाना चाहिए, कोष्टक है उसको खोल लाना चाहिए। तो प्लस का यदि गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि आप जान चुके होंगे दोनों निशान यदि सेम होते हैं, दोनों निशान यदि सेम होते हैं तो प्लस आता है, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो निशान यदि गुणा में है, यदि वो एक जैसे हैं तो आपके पास प्लस आएगा, और यदि वो अलग अलग हों, अलग अलग का मतलब मेरा ये है प्लस का गुणा यदि माइनस से करें तो भी माइनस आएगा और माइनस का गुणा यदि प्लस से करें तो भी माइनस आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया अपना कि दोनों निशान अलग अलग हैं तो माइनस आएगा और दोनों निशान एक जैसे हैं तो प्लस आएगा। तो ये ध्यान रखना है।
यहाँ पर निशान का गुणा आ गया कहने का मतलब। तो प्लस का गुणा यदि मैं माइनस से कर रहा हूँ तो मेरे पास माइनस आएगा। तो 3 में से 2 घटा दिया, क्या है बच्चों, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब चलिए इसका क्रम विनिमय को चेक करते हैं। तो -2 और 3, -2 और 3, इसमें कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनका योग करना है, इनका योग करना है। तो इसका ब्रैकेट मैंने खोल दिया, -2 और +3। तो विद्यार्थियों अब आप देख रहे होंगे कि ये तो है माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, अब इसका जोड़ है। गुणा के नियम ये तो मैंने नियम बता दिए थे, अब है इनका जोड़। तो एक तरीके से जो बड़ी संख्या है उसका निशान आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है, उसका निशान है प्लस, तो प्लस आएगा। और उसके बाद वो कितनी बड़ी है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 अंक बड़ी है, तो प्लस का 1, यहाँ पर प्लस लिखना आवश्यक नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 1 आंसर। तो यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया था। इसका मतलब कि पूर्णांकों में यदि योग में अपने स्थान बदल दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ये क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, या यूं कह सकते हैं ये क्रम विनिमय होते हैं। अब घटाओ के लिए इसी को चेक करेंगे अपने। घटाओ में फिर मैं 2 उदाहरण लेता हूं। ये मान लीजिए आपके पास 5 है और एक -3, इनके घटाओ के लिए चेक करना है कि घटाओ मैंने लगाया, ये 2 संख्याएं हैं 5 और -3, ठीक है। अब देखिए अपने ये कोष्टक खोलना है। तो बच्चों को आप जान चुके होंगे, नियम अपने पास है माइनस और माइनस, यानी माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, दोनों निशान सेम है, ये वाली कंडीशन है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। अब आप जान चुके होंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब चलिए मैं इनके स्थान बदल देता हूँ। -3 को तो मैंने आगे लिख दिया और 5 को पीछे लिख दिया, यानी चाहे पहली संख्या में दूसरी संख्या और फिर दूसरे की जगह पहली ऐसे। तो चलिए बीच में माइनस का निशान, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5। अब आप इनका देखेंगे, इसके पास 3 रुपए कर्जा है और इसके पास 5 रुपए कर्जा है, ये दोनों आपस में मिल गए। अब बताओ इनके पास क्या हो जाएगा, इनके पास 8 रुपए कर्जा हो जाएगा। यहाँ पर निशानों का गुणा नहीं है, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस में ये रूल मत लगा देना। अब यहाँ पर अपने पास ये सोचना है, इसके पास 3 रुपए कर्जा है और इस व्यक्ति के पास 5 रुपए कर्जा है, इन्होंने साझा कर लिया, तो इनके पास अब कितना रुपए कर्जा हो गया, 8 रुपए कर्जा हो गया। यानी इसके पास 5 रुपए थे, इसके पास 3 रुपए थे, यहाँ पर तो इनके पास 8 रुपए धन हो गया। यहाँ पर इसके पास ऋण 3 रुपए का था, इसके पास ऋण 5 रुपए का था, तो टोटल ऋण इनका 8 रुपए का हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या 8 और -7 बराबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये अपने पास पूर्णांक है, वो व्यकलन के लिए यानी घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। चलिए अब आगे गुणा के लिए बढ़ते हैं। गुणा के लिए मैं कोई 2 संख्याएं लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने ले ली -4 और 5, ये ले। तो बच्चों ये देखिए गुणा में ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग हो तो कौन सा निशान आता है, माइनस का निशान आता है। दोनों अलग अलग हो तो कौन सा निशान आता है, माइनस का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्लस प्लस होता है वो प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है और प्लस माइनस का गुणा भी माइनस होता है। तो दोनों निशान अलग अलग हो तो माइनस आता है, यहाँ पर दोनों निशान अलग अलग तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब साधारण गुणा कर दीजिए बच्चों, 4 का गुणा 5 से करेंगे, क्या आएगा, 4 × 20। अब इनके स्थान बदल देता हूं। अब बच्चों आप बता सकते हैं गुणा में देखिए ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या है, तो जो इसका आंसर आना है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। दोनों निशान अलग अलग होते हैं तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आता है, माइनस में आएगा। 5 × 20, इसके मान तो बिल्कुल समान आए हैं। तो इसका मतलब आप अपने कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। गुणा जो अपने पास पूर्णांक है वो गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। तो चलो बच्चों ये हमने हल कर लिया। अब अपने भाग के लिए इसी को चेक करेंगे। तो भाग के लिए मैं चेक करता हूं बच्चों, कोई 2 संख्या लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास -8 है, उसमें भाग दे रहा हूं मैं 2 का, तो -8/2 यानी ये आ गया मेरे पास -4। निशान एक है माइनस का तो वो आएगा, 8 में 2 का साधारण भाग दिया मैंने तो 4 आया। चलिए बच्चों अब मैं इनको बदल देता हूं, तो ये आ गया इस तरह से। तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन अब ये 2 के बड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, माइनस का 1/4, वो तो आया माइनस का 4, ये है माइनस का 1/4। क्या आप बता सकते हैं -4 और -1/4 बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होते। जैसे हमने पहले भी समझा था, ये तो 4 रुपए के बराबर है, ये 1 रुपए का चौथा हिस्सा यानी 25 पैसे के बराबर। बहुत ज्यादा अंतर है बच्चों इसमें। तो चलिए अपने ये कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं या क्रम विनिमय नहीं होते। तो
चलिए बच्चों, पूर्णांकों के लिए हमने ये जान लिया कि पूर्णांक को योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय होते हैं, योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन घटाव और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने देखा कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक तीनों में एक ही तरह से चल रहे हैं। तीनों ही योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय है और घटाव और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब अपने पास अंतिम कौन सी संख्या बच गई है? प्रिम्य संख्याओं के लिए इसको और जांच करते हैं। क्या ये अपने इसको जांच करके देखना है कि प्रिम्य संख्याएं किस किस के लिए क्रम विनिमय होती है। तो बच्चों, आपको याद है प्रिम्य संख्या कौन सी होती है? प्रिम्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको अपने p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब पूर्णांकों के अनुपात जो होती है संख्या, पूर्णांकों का जो अनुपात है उसको प्रिम्य संख्या कहते हैं। तो चलिए, प्रिम्य संख्या कोई दो प्रिम्य संख्या उठानी है, यानी प्रिम्य संख्या अपने पास, मैं आपको यदि बच्चों अपने पीछे की जो वीडियो है उनको अच्छी तरह से देखेंगे तो आगे की वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो प्रिम्य संख्या अपने पास वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो चलिए मैं कोई दो प्रिम्य संख्या लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक तो ले लिया माइनस का 2/3, क्योंकि माइनस की संख्याएं भी है प्रिम्य संख्या। एक मैं ले रहा हूं 5/7। अब अपने योग के लिए चेक करना है, तो मैंने बीच में योग का निशान। अब बच्चों, याद है आपको इनका योग कैसे करते हैं? सबसे पहले हर है उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होता है। इसके जो हर है 3 और 7, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है, तो ये आ गया 1 7। फिर कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है? इसके बाद 7 का जा रहा है। तो बच्चों, इसका लय से जो आएगा वो अपने पास है 3 गुणा 7 यानी 21। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया? 21। तो ये 21 अपने यहाँ पर लिख लेंगे। अब 21 में 3 का भाग देना है, 21 में 3 का भाग देंगे। तो 21 में मैंने जैसे ही 3 का भाग दिया तो मेरे पास आया 7। 7 का -2 से गुणा करना है, 7 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। ये बीच में प्लस का निशान। 21 में 7 का भाग देता हूँ, 21 में 7 का भाग देना कितना आएगा? 3 का गुणा करूंगा मैं 5 से, तो ये आ गया 15। अब बच्चों, आप बता सकते हैं कि यदि अपने माइनस का 14 और प्लस का 15 है तो निशान कौन सा आएगा? यहाँ पर अपने ये देखना है कि जब जोड़ और घटाव की बात चल रही है, यानी गुणा नहीं है कहने का मतलब, तो बड़ी संख्या का निशान आएगा बच्चों। तो यहाँ पर 15 का निशान कौन सा है? प्लस लगा दीजिए। वैसे आवश्यक नहीं है प्लस लगाना, क्योंकि नहीं है निशान तो प्लस मान लेते हैं। 15 बड़ा था तो बड़े का निशान आ गया 15। कितना बड़ा है? इससे 14 से कितना बड़ा है? 15 है, वो 14 से 1 अंक बड़ा है, बाकी हमने देख लिया। तो ये आ गया 1/21। तो इसका आंसर आया 1/21। अब बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इनके स्थान बदल देता हूँ। तो चलिए मैं अब की बार लिखता हूँ 5/7 और माइनस का 2/3। ये बच्चों एक संख्या है, निशान इस संख्या का है ये। अब योग संक्रिया का निशान तो ये है, ये संख्या का निशान है, ये योग संक्रिया का निशान। अब देखिए बच्चों, ये गुणा का केस है। ये अपने पास यहाँ पर संख्याओं का गुणा हो रहा है, सॉरी निशानों का गुणा हो रहा है। तो प्लस चिन्ह है, उसका गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, जब निशान अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो माइनस का चिन्ह आता है। तो बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह। अब घटाव का भी वही तरीका है, लघुत्तम समापवर्त है 21 आएगा इनका, क्योंकि 7 और 3 का हमने निकाल के देखा था। तो इसका लघुत्तम समापवर्त है बच्चों 21 आ गया। 21 में 7 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। तो 3 का गुणा 5 से 15। 21 में 3 का भाग 7 बार गया, 7 का गुणा 2 से 14। 15 में से 14 गया 1, 15 में से 14 गया 1 और बटा में मैंने लिख दिया 21। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी आंसर 1/21 है, यहाँ भी आंसर 1/21 है। तो दोनों बार हमारे आंसर है वो सेम आए हैं, मान है वो समान आया है। तो अपने कह सकते हैं कि प्रिम्य संख्याएं, यहाँ पर अपने प्रिम्य संख्याएं लेकर के चले हैं। तो अपने कह सकते हैं बच्चों कि प्रिम्य संख्याएं जो है, प्रिम्य संख्याएं हैं वो योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है, योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है। अब बच्चों, अपने इसको घटाव के लिए चेक करें। तो घटाव के लिए बच्चों मैं कोई दो संख्या लेके चलता हूं। मान लीजिए अपने पास है कोई भी 3/4 और 2/3। चलिए, ये दो संख्या है, ये प्रिम्य संख्या है, इनका घटाव करना है। तो लघुत्तम अपने निकाल के देखें बच्चों। पहले तो 4 और 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है यहाँ, तो 2 का भाग गया 2 3, फिर छोटी 2 1 3, फिर 3। अब अपने लघुत्तम समापवर्त जो इसका लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखा जाता है 2
का गुना 2 से करेंगे 4, 4 का गुना 3 से करेंगे, इसका लघुत्तम समाप्त करते आगे बच्चों 12। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12। 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाता है, तो 3 आ गया, उस 3 का इस 3 से गुना है 9। 12 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार जाएगा, 4 का गुना 2 से करेंगे 8, 9 में से 8 गया 1, और नीचे हर वो समान यानी 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1/12। अब चलिए मैं इनके स्थान बदल देता हूँ। ये देखिए 2/3 पीछे था, उसको मैंने आगे लिख दिया, यानी पहली संख्या की जगह दूसरी संख्या और दूसरी संख्या की जगह पहली संख्या। तो अब इसके लघुत्तम समाप्त करते मैंने पहले ज्ञात कर रखा है यहाँ पर 12 आएगा। 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 का 2 से गुना 8। 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 का 3 से गुना 9। अब बच्चों आप जान गए होंगे 8 तो प्लस का है और माइनस का 9 है, तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, तो यानी माइनस का 1/12। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि 8 रुपए तो इसके पास धन जमा है, 9 रुपए कर्जा है। यदि ये सही रूप में देखे इसके पास अब 1 रुपए कर्जा है, तो माइनस का 1 और बटा। तो बच्चों अब आप देख रहे होंगे ये 1/12 है और ये माइनस का 1/12 है। क्या 1/12 और माइनस का 1/12 बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होते। तो अपने कह सकते हैं कि ये घटाव के लिए क्रममिनी में नहीं होते हैं। चलिए अब गुणा के लिए अपने इसी बात को देखेंगे। गुणा के लिए प्रिय संख्याओं में यदि अपने देखें कोई दो प्रिय संख्या लेता हूं मैं, मान लीजिए 3/7 और 1/5, ये दो संख्या मैंने ले ली। तो बच्चों गुणा पता है प्रिय संख्याओं में कैसे होता है? गुणा बिल्कुल आसान होता है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। तो 3 एकम 3, 7 5 35। देखो बच्चों कितना आसान है। अब मैं स्थान बदल देता हूं उनके। अब की बार देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा? मान अलग तो नहीं आ जाएगा? अभी जांच करते हैं। 1 का गुणा 3 से किया 3, 5 का गुणा 7 से किया 35। अरे बिल्कुल इसके मान तो समान आए हैं। तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिय संख्याएं हैं वो गुणा के लिए क्रम विनिमय का पालन करती है, यानी क्रम विनिमय होती है। इसका आंसर हाँ आ गया। ये अपनी जांच करें। अब अंतिम अपने पास भाग के लिए जांच करते हैं। तो बच्चों में कोई दो संख्या लेता हूं, मान लीजिए मैंने 2/3 और 4/5 ले ली है। किसके लिए चेक करनी है? भाग के लिए चेक करनी है। तो बच्चों भाग का निशान है, आपको पता होगा भाग का निशान प्रिय संख्याओं में कैसे हल करते हैं? भाग के निशान को गुणा के रूप में बदल देते हैं बच्चों। भाग के निशान को किसमें बदल देंगे? गुणा के रूप में बदल देंगे, और आगे वाली संख्या उसका व्युत्क्रम लेंगे। तो 4/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4, यानी अंश है वो तो हर बन जाएगा, हर है उसको अंश की जगह लिखेंगे। तो ये हो गया। तो अब देखिए अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौका 12। इसका यदि सरलतम रूप अपने बच्चों देखें तो ये 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसमें 2 का भाग दिया तो 5 बार जाएगा और इसमें 6 बार जाएगा। तो इसका सरलतम रूप आ गया 5/6, यानी तुल्य भिन्न आ गई बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके स्थान बदल के देखते हैं क्या इसके मान में कोई अंतर आता है। तो चलिए बच्चों मैंने लिखा 4/5, भाग का निशान 2/3, यानी स्थान बदल दी है। तो बच्चों अब आपको पता लग गया होगा मैं कैसे हल करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? पहली प्रिय संख्या को लिख लेंगे और भाग के निशान को किस में बदलेंगे? अपनी बार अपने गुणा के निशान में बदल देंगे। भाग के निशान को किस में बदलेंगे? गुणा के लिए। परंतु ध्यान रखना है आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लेना है। जब भी भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या का यानी दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लिया जाता है। तो इसको 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, यानी संख्या पलट देंगे अपने। तो ये हो गया आपके पास 4 का गुणा 3 से किया 12, 5 का गुणा 2 से किया 10। इसका सरलतम रूप लूंगा तो ये दोनों संख्याएं हैं वो 2 के पहाड़े में आ रही है, दोनों में 2 का भाग पूरा जा रहा है। तो चलिए इसमें 2 का भाग दिया 6, इसमें दिया 5, तो ये आ गया 6/5। क्या 5/6 और 6/5 बराबर है? देखो ये तो है कोई वस्तु 6 वस्तु है, यानी 6 लड्डू है, ये मान लीजिए उसमें से 5 लड्डू, 6 लड्डू उसमें से 5 लड्डू, और ये है 1 से भी बड़ी संख्या है। 6 में 5 का भाग जाएगा पहले, तो ये 1 से बड़ी संख्या है, तो ये 1 से छोटी संख्या है। तो बच्चों अपने कह सकते हैं कि ये 5/6 और ये 6/5 बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए अब अपने इसको लिख सकते हैं कि ये प्रिय संख्याएं हैं वो भाग के लिए क्रम में नहीं होती है। तो बच्चों एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें विभिन्न तरह से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब यदि आप देखेंगे आपके पेज नंबर 7 पर एक प्रयास कीजिए कि सारणी दी गई है।
तो अपने जो आज तक जो समझा है, यदि उस सारणी को अपने मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो बहुत सी बातें अपने दोबारा रिवाइज हो जाएगी बच्चों। तो आपके इसी किताब के कक्षा 8 की किताब के प्रश्न संख्या 7 पर एक प्रयास कीजिए के नाम से सारणी दी गई है। यानी अपनी किताब में बहुत से फीचर ऐसे दिए गए हैं, जैसे QR कोड है, प्रयास कीजिए है, और जरा सोचें, अभ्यास प्रश्न, इन सब का महत्व है। तो अपने अब प्रयास कीजिए वाला पार्ट है, वो सारणी है, उसको पूरा करना है और उसको गृह कार्य के रूप में अपने कर सकते हैं बच्चों। उसको यदि अपने पूरी सारणी को तैयार करेंगे तो अपने को सारी बातें हैं वो रिवाइज हो जाएगी और अपनी समझ है वो पक्की हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।